So, hello everyone, welcome to Lavania classes. The chapter that we are going to study today is solutions. We have completed already 3 videos on the chapter solution, and this video is going to be on the topic ideal and non-ideal solutions. So, before starting, if you are new to the channel, please give a subscribe and like my video if you like my content. Okay, so in ideal and non-ideal solutions, ideal solutions are those solutions which strictly obey the Raoult's law. क्या है यहाँ पर कि राउट्स ने एक लॉ दिया था और जो सोल्यूशन उस लॉ को स्ट्रिक्टली ओबे करती हैं, राउट कहते हैं कि वो सोल्यूशन एक आइडियल सोल्यूशन होती है, ठीक है। और जो सोल्यूशन उस लॉ को नहीं फॉलो करेगा दैट वुड बी एन नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन के अंदर कुछ ऐसी बातें तो रहेंगी जिनके बेसिस पर हम उसे जज करेंगे। ऐसा थोड़ी नहीं है कि पेपर पर देख लेंगे राउट्स लॉ, उसमें कुछ बेसिक बातें हमको देखने को मिलेंगी, तब हम बता पाएंगे कि सॉल्यूशन कितना आइडियल है या ये कितना नॉन आइडियल है। प्रैक्टिकली कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं हो सकता है जो 100% आइडियलिटी रखता हो, उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज में तो नॉन आइडियल बिहेवियर आ ही जाएगा। सो नाउ यहाँ रहता क्या है, द सॉल्यूशन विच ओबेज राउट्स लॉ ओवर एवरी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर ही दिखा रहा हो, हर कंसंट्रेशन रेंज के ऊपर वो एक आइडियलिटी शो करना चाहिए। अब क्या रहेगा कि क्यों कोई सोल्यूशन आइडियल रहेगी, तो इसके लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा इंटरेक्शंस को। रहता क्या है कि एक सोल्यूशन के अंदर या एक लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स के बीच में कोई इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस रहती हैं। अब ये जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन की फोर्सेस रहती हैं ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में अलग अलग लगती हैं। तो जो लिक्विड ए था उसके अंदर ए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थी, लिक्विड बी के अंदर बी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थी, और जो सोल्यूशन बना उसके अंदर ए बी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थी। अगर हम बात कर रहे हैं आइडियल सोल्यूशन की, तो इसके अंदर सारी की सारी इंटरेक्शन वुड बी सिमिलर, सारी इंटरेक्शन नियरली बराबर रहेंगी, दे वुड बी नियरली इक्वल। हैंस वो सोल्यूशन के अंदर बनने के बाद भी कोई भी बदलाव नहीं आएगा, इसलिए वो आइडियल कहलाएगी। आइडियल सोल्यूशन के अंदर ये 4 बेसिक बातें हमें देखनी है। पहली बात तो हमें ये देखनी पड़ेगी कि वो राउल्ट्स लॉ फॉलो करती है, इसलिए जो इसका सोल्यूशन के अंदर कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करेगा उनके मोल फ्रैक्शन के ऊपर स्ट्रिक्टली। ओके, वो उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर स्ट्रिक्टली डिपेंड करेगा, यानी फॉर्मूला नंबर 1 और 2 जो हमने पढ़े थे वो यहाँ बहुत अच्छे से फॉलो होंगे। सेकंड बात यह है कि उस सोल्यूशन का डेल्टा एच मिक्स वुड बी ज़ीरो, यानी कि द एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग द सोल्यूशन वुड बी ज़ीरो, यानी कि सोल्यूशन बनने के बाद उसके अंदर कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी और कोई भी हीट रिलीज नहीं होगी, पहले जैसा ही कंडीशंस बाद में रहेंगी। वन मोर थिंग इज़ दैट कि उसका जो वॉल्यूम है यानी कि चेंज इन वॉल्यूम है वो भी ज़ीरो रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन अगर चेंज नहीं हुए हैं तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पहले और बाद में इक्वली डिस्टेंस पर प्रेजेंट रहेंगे, एंड दैट इज़ वाई उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर वुड बी ज़ीरो, ऑल्सो द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द मिक्सचर वुड बी ज़ीरो। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन है वही होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के बराबर। वही ए और बी वाली बात आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं। सारा बेसिक फंडामेंटल सिर्फ इंटरेक्शंस के ही ऊपर है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो आइडियल सोल्यूशन के हैं। आइडियल सोल्यूशन के दोनों ही कंपोनेंट नियरली एक जैसे रहेंगे, जैसे कि एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन, बेंजीन और टोलुइन, ये सभी के सभी ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस हैं और ये तीनों के तीनों सॉल्यूशन ही आइडियलिज्म शो करते हैं। अब बात करें अगर एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, अ सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट फॉलोज राउल्ट्स लॉ इज कंसीडर्ड टू बी अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या रहता है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़ने हैं। वो ये हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो पहले हम इंटरेक्शंस पढ़ रहे थे वो बदल जाएंगे। क्या रहेगा कि जो सॉल्यूट वाले इंटरेक्शन है और जो सॉल्वेंट वाले इंटरेक्शन है दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन।
या तो बाद में इंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएंगे या इंट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहली बात क्या रहेगी, क्योंकि आपके इंट्रैक्शन ज़्यादा या कम हो गए हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी या तो लगानी पड़ेगी आपको या एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। रहता क्या है कि अगर आपके बाद में बॉन्ड स्ट्रॉन्गर फॉर्म हो रहे हैं तो आपकी एनर्जी जो है वो बाहर निकल आएगी, और बाद में अगर आपके वीकर बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं तो एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसका आपको कॉन्सेप्ट मैं थोड़ी देर में अच्छे से समझाने वाला हूँ। यानी कि एंथैल्पी ज़ीरो तो नहीं रहेगी, ये बात तो क्लियर कट है कि एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग वुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। या तो वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगी सोल्यूशन या वो सोल्यूशन हीट रिलीज कर लेगी। अभी इसको डिटेल में देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर का सीन क्या है, ये भी ज़ीरो नहीं रहेगा। ईदर इट वुड इंक्रीज और इट वुड डिक्रीज। यानी कि या अगर आपके इंटरेक्शन बाद में जाके ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं तो वॉल्यूम घट जाएगा, अगर इंटरेक्शन बाद में जाके कमज़ोर हो जाते हैं तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। और ये बात भी आपको इन माइंड रखनी है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करें अगर हम पहले वाले डेविएशन की, जो है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। अब डेविएशन जो है वो आप किसी रोड पर जा रहे हैं, आप दो तरीके से डेविएट कर सकते हैं, इधर टू द राइट और इधर टू द लेफ्ट। यहाँ भी आप दो तरीके से डेविएट कर सकते हैं, या तो पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली। पॉजिटिव डेविएशन में सीन ये रहता है कि आप जितना वेपर प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहे थे राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, वेपर प्रेशर उससे ज़्यादा निकल के आ जाता है। जब आप उसको फिजिकली मेज़र करते हैं तो वेपर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा निकल के आता है हमारी एक्सपेक्टेशंस से। तो हम समझ जाते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, आपका राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके जो ए वाले इंट्रैक्शन थे और जो बी वाले इंट्रैक्शन से बाद में होने वाले इंट्रैक्शन उससे वीक होते हैं। यानी कि बाद में उन लोगों ने हाथ, अगर मान लीजिए इंट्रैक्शन आपका हाथ पकड़ना है तो बाद में उन्होंने थोड़े लूजली हैंड पकड़े हुए हैं, इसलिए जो दोनों कंपोनेंट हैं अब वो ईजिली वेपर बना सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में पाए जाने वाला इंटरेक्शन की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई है। दैट इज़ वाई द सोल्यूशन वुड हैव मोर वेपर प्रेशर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, क्योंकि दोनों कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा और इसके ही रिजल्ट ये होगा कि फाइनल वेपर प्रेशर भी वैल्यू जो है वो ज़्यादा रखेगा फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द राउल्ट्स लॉ। अब क्या रहा, अब पॉजिटिव डेविएशन के अंदर क्या बातें रहती हैं। पहली बात, ए का प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आएगा, बी का प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आएगा, तो टोटल प्रेशर भी एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आएगा, इसकी वैल्यू भी ज़्यादा आएगी। अगली बात क्या है, ये मैं आपको पहले बता चुका, जो सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंट्रैक्शन हैं यानी ए बी के जो इंट्रैक्शन हैं वो वीकर रह जाएंगे ए और बी से। ऐसा क्यों हुआ, मान लीजिए पहले उनके बीच में कोई अच्छी बॉन्डिंग बनती थी और बाद में जाके वो बॉन्डिंग जो है वो डिस्टर्ब हो गई, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि बाद में वो लोगों के इंट्रैक्शन कमज़ोर हो जाएंगे। अगली बात क्या है, पहले पॉइंट नंबर 4 को देखते हैं कि क्योंकि आपके इंटरेक्शन जो है वो कमज़ोर हो गए हैं तो वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, कि वो लोग एक दूसरे को लूजली पकड़े हुए हैं और सॉल्यूशन जो है वो एक्सपेंड कर जाएगी, यानी चेंज इन वॉल्यूम वुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। ये एंथैल्पी वाली बात हम देखते हैं। देखिए, आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि एक बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और एक बॉन्ड जब ब्रेक करते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो आपके शुरू के स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं उसमें हमें ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करानी पड़ी, और बाद के जो वीकर बॉन्ड्स फॉर्म हुए हैं उसमें कम एनर्जी रिलीज हुई। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हमें ताकतवर बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ रहा है। दैट इज़ वाई यहाँ पर डेल्टा एच पॉजिटिव है, क्योंकि एंथैल्पी का चेंज ज़ीरो से बड़ा होता है कभी भी अगर हीट सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से ये बात ध्यान रख लेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन के अंदर एंथैल्पी का चेंज भी पॉजिटिव है, वॉल्यूम का चेंज भी पॉजिटिव है, टोटल प्रेशर भी ग्रेटर देन ज़ीरो है। यानी आपको सारी चीज़ें ग्रेटर देन ज़ीरो रखनी है, इवन इफ़ आप अगर उसका इंटरनल रीज़न भूल भी जाते हैं तो। एक बात देख लीजिए कि आपको पॉजिटिव के एग्जाम्पल एक बार दिमाग में रख लेने हैं बस, कि एसीटोन एंड इथेनॉल ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। ठीक है, एसीटोन क्या रहता है आपका CH3CO CH3,
इथेनॉल क्या रहता है आपका, नॉर्मल अल्कोहल। इथेनॉल और वाटर भी पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, मिथाइल अल्कोहल और वाटर भी पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन की। पॉजिटिव डेविएशन में जो जो हुआ था उसका ही अपोजिट होगा पूरा नेगेटिव डेविएशन के अंदर। यहाँ पर जो सोल्यूशन है उसके जो इनिशियल इंटरेक्शन थे ए के बीच में और बी के बीच में, बाद में बनने वाले ए बी के इंटरेक्शन की वैल्यू उससे ज़्यादा होगी, यानी बाद के इंटरेक्शन पिछले इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्गर हो चुके हैं। अब इसका पहला कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा, अगर इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन लेस वेपर वुड बी फॉर्म। अब जो वेपर है वो कम बनेगा, वेपर कम बनेगा सो वेपर प्रेशर वुड बी लेस, और इसी वजह से राउल्ट्स लॉ के फॉर्मूले से निकलने वाला जो वेपर प्रेशर है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम आएगा। ठीक है, ये बात अच्छे से समझ लीजिएगा। और अगर दोनों का इंडिविजुअल प्रेशर कम आएगा सो दैट टोटल प्रेशर की वैल्यू भी एक्सपेक्टेड से कम आएगी, और हम बोल देंगे यहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव डेविएशन। और ये बात मैं आपको बता ही चुका हूँ इंटरेक्शन वाली, नो नीड टू वरी। अब नीचे देख सकते हैं कि वॉल्यूम मिक्स वुड बी लेस देन जीरो, क्योंकि बाद के इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हो चुके हैं, उन्होंने अब और कस के हाथ पकड़ लिए हैं तो वो लोग पास पास आ जाएंगे और जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर 50 ml है तो वो 49 पॉइंट समथिंग ml हो जाएगा। नाउ क्या रहता है कि एंथैल्पी का केस यहाँ भी वही है कि शुरू में जो बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़े वो वीक थे और बाद में जो बॉन्ड्स फॉर्म हुए वो स्ट्रॉन्ग थे। तो शुरू में हमने कम एनर्जी दी और बाद में हमारी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई। ये बात ध्यान रखिएगा, बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी जो है वो हमें देनी पड़ती है और बॉन्ड के फॉर्म होते टाइम हमारी एनर्जी निकलती है। सो यहाँ पर आप ध्यान रख लेंगे कि ओवरऑल इसके अंदर एनर्जी का रिलीज हो रहा है और एनर्जी का रिलीज को हम नेगेटिव से दिखाते हैं, यानी यहाँ पर हमारा डेल्टा एच मिक्स वुड बी जीरो। आप थर्मोडायनेमिक्स में ये सब पढ़ चुके होंगे, तो ये भी लेस देन जीरो, ये भी लेस देन जीरो, ये भी लेस देन जीरो, सब कुछ नेगेटिव इन द केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन। नेक्स्ट इसमें आपको बस इसके थोड़े से एग्जाम्पल ध्यान रख लेने हैं कि क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन आपका नेगेटिव देते हैं, क्लोरोफॉर्म एंड डाई ईथर आपका नेगेटिव देता है डेविएशन, एसीटोन एंड एनिलीन भी आपका नेगेटिव डेविएशन देता है। ये सारे ही कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एनसीईआरटी ने हमें एक ग्राफ दे रखे हैं और ये जो ग्राफ हैं ये है हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के ग्राफ। इनके अंदर आप आराम से देख सकते हैं कि पहला ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन का है, ये वैसा ही है जैसा आपका पिछला ग्राफ था। चेंज क्या है इसके अंदर, सिर्फ कि सोल्यूशन 1 की वजह से आने वाले प्रेशर में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो गया है, 2 की वजह से आने वाले प्रेशर में थोड़ा इंक्रीमेंट हो गया है, दैट इज़ ड्यू टू द वीकर इंटरेक्शंस, और इसी वजह से जो ओवरऑल प्रेशर है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज कर गया है। और इसका अपोजिट कहाँ हो रहा है आपका, नेगेटिव वाले केस में, कि 1 का प्रेशर डिक्रीज हुआ, 2 का प्रेशर डिक्रीज हुआ और कंसिक्वेंस इसका ये हुआ कि ओवरऑल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वुड हैव डिक्रीज्ड। ठीक है, तो दोनों ग्राफ्स अपने दिमाग में रखिएगा, इनका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव की डेफिनेशंस, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए, और ये क्वेश्चन जनरली पेपर में बहुत बार आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर भी कोई अगर आपको डाउट मिलता है, मैं कमेंट सेक्शन में आपके लिए एवरी टाइम अवेलेबल हूँ, आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा कि मुझे पता लग जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में भी मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेके आता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।